आज देश का बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही थी आज। तो जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी, सभी की नजरें और निगाहें इस ओर थी कि आज उनके लिए क्या खास होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। Over the next 5 years, standardized, high quality, we will develop ecologically sustainable, impacting global business। दूसरी तरफ देखिए, इधर बजट भाषण पढ़ रही थी वित्त मंत्री, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष और उनके नेता बजट देख रहे थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, बजट आने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी बजट के खिलाफ। बीजेपी जश्न मना रही थी और कांग्रेस विरोध कर रही थी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे थे। और देखिए आपके लिए क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि कपड़े सस्ते हो गए हैं। चमड़े के जूते, लेदर शूज सस्ते हो जाएंगे। सिंथेटिक फुटवेयर भी सस्ता हो जाएगा। अच्छी खबर यह भी है, जो लोग बीमार हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो गई। डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा अगर फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो स्मार्टफोन सस्ता होगा और टैबलेट सस्ते होंगे। साथ ही लिथियम आयन सेल भी सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल की बैटरी सस्ती हो जाएगी और ईवी बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। अगर कुछ और खरीदने की सोच रहे हैं तो सोलर ग्लास भी सस्ते हो जाएंगे और माइक्रोवेव ओवन भी सस्ता हो जाएगा। साथ ही सीएनजी गैस और बायोगैस भी सस्ती हो जाएगी। विमानों का ईंधन आपको सस्ता मिलेगा, यानी विमानों का ईंधन सस्ता होने से आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है। विदेश यात्रा सस्ती होगी और विदेश में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा। खेल से जुड़े सामान, अगर खेल के शौकीन हैं तो उससे जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। लेकिन देखिए महंगा क्या क्या होने जा रहा है। शराब महंगी होगी, खनिज महंगा होगा, कोयला महंगा होगा, कबाड़ भी महंगा होगा। यह है बजट में आज का क्या महंगा क्या सस्ता। अब जरा इसके बाद सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, महिलाओं और युवाओं और किसानों के लिए क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले लोगों को सुनिए। अच्छी बजट भी है और अभी भी रिलीफ है, आम जनता को रिलीफ है। दवाइयाँ सस्ती की, बैटरी सस्ती की। सरकार ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे के लिए पॉजिटिव होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किया है, क्योंकि एक्चुअली सीतारमण जी ने बजट बहुत शानदार दिया है, लेकिन उसको समझने के बाद वो मार्केट को एक्चुअल स्थिति समझ में आएगी। डीजल सस्ता होना चाहिए, टोल टैक्स जिनसे वसूली हो गई उन्हें हटाना चाहिए, ये बजट में लाना चाहिए, तब देश के ट्रांसपोर्टर सुखी होंगे। टोटलिटी में अगर ग्राउंड जीरो की किसी किसान के लिए बात करें या किसी व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर इफेक्ट दिखना है इस बजट से। बजट हुआ है उसमें एमएसएमई को भी हेल्प करने की बहुत बात की गई है, जो बहुत हद तक अच्छा है। मैं उसको बहुत सुखद मानूंगा, परंतु कहीं ना कहीं इस बाजार को की गिरावट ने कहीं ना कहीं इस बजट को कहीं ना कहीं एक छोटा दिखाने की कोशिश करी है। आज का बजट हम युवाओं के लिए वरदान साबित हुआ है एवं हम वह युवा हैं आज के बजट को देखते हुए जो नौकरी लेने वाले युवा नहीं, नौकरी देने वाले युवा बने। बजट में हमें वैसे काफी उम्मीदें दी, जैसे लड़कियों के लिए बड़े फायदे दिए हैं, हॉस्टलों के लिए, ये सभी चीजें अच्छी दी हैं। बजट बहुत बढ़िया रहा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल खोले जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा विचार है। बजट तो बहुत अच्छा रहा, पर मध्यम वर्गों के हिसाब से बजट नहीं है भैया, थोड़ा महंगाई और कम होना चाहिए। अब देखिए जरा इस बजट में किसके लिए क्या है। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या है।
निर्मला सीतारमण ने अपने नवे बजट में महिलाओं को तोहफा दिया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार होगा, यानी जो स्वयं सहायता समूहों को अपना प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा शी मार्ट्स के नाम पर, उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिलेगा। यहां इससे महिलाएं अपने बिजनेस की असली मालिक बन सकेंगी। इसके अलावा देखिए किसानों के लिए क्या है। कृषि मंत्रालय के लिए 1,40,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। 2030 तक काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का टारगेट है। अखरोट और बादाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान है और इससे 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को एआई टूल से जोड़कर जानकारी दी जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। बाजार की जानकारी, बीज और उर्वरक से जुड़ी सलाह मिलेगी। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। अभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। गांव में रोजगार के लिए जी राम जी में 95,692 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया गया, उसका बजट बढ़ाया गया। इस बार 11% मनरेगा के बजट में इजाफा हुआ, जिसका नाम बदल दिया गया। अब बात युवाओं के लिए क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कला में मौके बढ़ेंगे। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में विशेष लैब बनाए जाएंगे। 2030 तक 20 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में मौका मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में 2.5 लाख से ज्यादा नए नौकरी के मौके मिलेंगे और 2030 तक हेल्थ सेक्टर में लाखों नए प्रोफेशनल तैयार करना टारगेट है। पीएम मोदी ने आम बजट की तारीफ करते हुए युवा शक्ति का बजट कहा है। पीएम ने कहा इस बजट से नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट से आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार मिलेगी। सुनिए जरा बजट के बाद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। रसोई का जो बजट है उसके लिए अभी पूरा 100 है, लेकिन हाँ बेस्ट किया है उन्होंने। सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। क्योंकि जितना सोचा था बजट के बारे में वो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही पेश किया। हमें ज्यादा उम्मीद थी नहीं, उन्होंने ज्यादा पेश हमारे लिए किया नहीं है। जहां तक हॉस्टल्स की बात है, हॉस्टल खोलना एक अलग बात है। एक बिल्डिंग तैयार करके उसमें बच्चों को सेट करना बहुत, उनको फैसिलिटीज क्या मिलेगी हॉस्टल्स में ये डिपेंड करता है। विकसित देश के लिए, विकसित भारत के लिए ये जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज की महिला सहानुभूति के आधार पर बजट नहीं चाहती, वो अपने सामर्थ्य के आधार पर बजट चाहती है और ये बदलाव आदरणीय मोदी जी के टेन्योर में आया है। बहुत न्यूट्रल बात की गई है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कि R&D की जाएगी, IT को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर उस पे थोड़ा और फंड अलॉट होता या उस पे थोड़ा फोकस बात होती तो शायद फीमेल्स को और थोड़ा बेनिफिट मिलता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर सबको इतने अच्छे से टच किया है जो कि हमारा गेम चेंज करेगा। और सबसे ज्यादा मजा हमको आया शी मार्ट के बारे में सुन के। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी कितना बढ़ावा मिलेगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी अच्छा है, काफी बैलेंस्ड है, क्रिएटिव है। महिलाओं के सुधार के लिए इस बजट में काफी कुछ किया गया है। अब आपने महिलाओं को सुन लिया। महिलाएं कह रही हैं उनके सुधार के लिए, उनके लिए बहुत कुछ इस बजट में है। लेकिन एक अच्छी खबर नहीं है। बजट आते ही सोने चांदी के दाम हो गए। सोने चांदी के दाम जो रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, हर साल दिन दूने रात चौगने के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। देखिए जरा क्या हुआ। सबसे पहले सोने का हाल देखिए। 29 जनवरी को 1,69,000 में 10 ग्राम सोना था। उसके बाद देखिए 30 जनवरी को 1,49,000 में आया, गिरा है सोना। उसके बाद 1 फरवरी को 1,38,000 और गिर गया है। और फिर ये 1 फरवरी को 1,60,000। अगर देखिए जरा दो तस्वीरें, ये बजट से पहले की देख रहे हैं। यानी 30 को 1,49 था
और जैसे ही बजट आना शुरू हुआ, बजट से पहले 1,38,000 पर आ गया, गिर गया। और बजट के बाद देखिए कैसे सोना की चमक बढ़ गई है और 1,60,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यह सोने का हाल था। आइए अब बड़ी बात यह है कि सोने के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे और कहां जाके। सोने के दाम में तेज उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है और 2 दिन पहले सोने ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,000 रुपए तक पहुंच गई। साथ ही लेकिन बजट से पहले इसके दाम 1,38,000 रुपए तक पहुंचे। मतलब 2 दिन में सोने का भाव करीब 31,000 रुपए तक गिर गया। हालांकि बजट के बाद सुधार हुआ और 1,60,000 तक जाकर यह रुका। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ग्लोबल स्तर पर जब भी तनाव या अनिश्चितता आती है तब निवेश के लिए सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तब आम लोग भी पैसे या शेयर बाजार से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। लंबी अवधि के निवेश में सोने से ज्यादा मुनाफा होता है और 20 साल में सोने की कीमतें आप देखिए तो 1600% का इजाफा हुआ है 20 साल में। 2006 में जो सोना 10,000 रुपए का था, आज वो 1,60,000 रुपए का हो गया है। कहते हैं कि इस उतार चढ़ाव की बड़ी वजह है सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी। यानी दुनिया के जो बड़े बड़े केंद्रीय बैंक हैं, कई देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम कर रहे हैं, अब सोना बढ़ा रहे हैं, सोने का रिजर्व कर रहे हैं। देशों को डर है कि राजनीतिक टकराव बढ़ा तो डॉलर पर असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश भी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य के जोखिम से बचने के लिए सरकारी खजानों में सोना जमा किया जा रहा है। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं बाजार में उतरती हैं तो मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है और इससे सोने के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। इस समय भी यही हो रहा है। जब दुनिया के बड़े देश सोना बेचते हैं तो इसकी अफवाह फैलती है तो गिरावट आती है। यह है सोने का हाल इस वजह से। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर तो हमेशा से ही सेफ असेट रहा ही है क्योंकि ये लिक्विड असेट होती है और लेकिन हाँ, मैं आम आदमी की पहुंच से ये धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। एक आप फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बजट 50,000 रुपये का है तो जहां मेरा 10 ग्राम गोल्ड आ सकता था, आज की डेट में वो 2 या 3 ग्राम आएगा। तो इन्वेस्ट वाइसली। आम आदमी पहले जो इन्वेस्ट करता था वो ज्वेलरी में कर देता था और मेकिंग चार्जेस पे कर देता था, लेकिन आज की डेट में उनको इन्वेस्टमेंट बहुत वाइजली सोच समझ के करना है और उसको एंड यूज़र की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की सोच के साथ उसमें सोने और चांदी में उसको इन्वेस्ट करना है। इसमें जो है सोना चांदी गिरने का सबसे बड़ा कारण था कि एक तो ओवरबोट पोजीशन में था, दूसरा जो इसमें सटोरिये घुसे हुए थे, इंडिया में लेते थे सोना कॉमिक्स में और चाइना में महंगा था वहां बेच देते थे। कोई भी अगर वायदा कारोबार में सौदा करता है तो उसके मार्जिन 50% जो 25% 30% तक चल रहा था वो 70% तक पहुंच गया क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो गए। तो ये मैं आपको बताऊं, न सिर्फ सोना, चांदी का हाल देखिए जरा। चांदी तो सोने से कहीं आगे बढ़ गई। ये चांदी धड़ाम हो गई बजट आते ही। सबसे पहले देखिए जरा, 29 जनवरी को चांदी प्रति किलो 4 लाख पार थी, 30 तारीख को गिरी और 2,91,000 पर आकर रुकी। उसके बाद फिर देखिए जरा, 1 फरवरी बजट से पहले 2,84,000 यानी गिरी थी और बजट के बाद देखिए 2,65,000 पर आकर चांदी रुकी है। क्या चांदी अभी और गिरने वाली है या चांदी रिकवर करेगी? बड़ी बात यह है। आइए आपको बताऊं चांदी का हाल ये क्यों हो रहा है, जो हाल लगभग सोने का है। सोने ने तो फिर भी बजट खत्म होने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2000 में सोचिए चांदी की कीमत 8,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को चांदी 4 लाख रुपए के पार पहुंच गई। 26 साल में चांदी में 5,000% का इजाफा हुआ है। दुनिया में इतना ज्यादा मुनाफा किसी धातु में नहीं। वैसे तो चांदी सोने के मुकाबले कम कीमती धातु है, लेकिन इसकी मांग सोने से भी ज्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, बैटरी, मेडिकल उपकरणों और नई तकनीकों में इस्तेमाल होती है। इसलिए भी दुनिया भर में चांदी की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जितनी चांदी की मांग है उतनी सप्लाई या खनन नहीं हो पा रहा है। इसलिए चांदी के दाम इतने बढ़े कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 4 लाख के पार पहुंचने के बाद निवेशकों ने फौरन मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यानी बहुत से लोग महंगी कीमत देखकर चांदी को बेचने लगे। इससे चांदी के भाव अचानक तेजी से गिरने लगे हैं।
और 3 दिन में चांदी 1,36,000 तक सस्ती हो गई। लेकिन जानकार मानते हैं ग्लोबल स्तर पर चांदी की कमी बनी हुई है। ऊपर से ट्रंप के फैसलों से तनाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए चांदी की कीमत फिर 4 लाख रुपए के पार जा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं चांदी जब जब गिरे तब तब खरीद लीजिए। सुनिए। एकदम बढ़ोतरी आएगी। जो वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि जगह जगह चल रहे हैं, 23 देशों में युद्ध चल रहे हैं, उसी में सारे मेटल महंगे होते हैं। ये मेन वजह वो है और ये भी होना है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मेन तो वॉर सोने चांदी की है जी, मेन तो या तेल की है, तेल के पीछे सोना, सोने के पीछे चांदी, सब एक चीज के साथ चलता रहता है जी। अब देखिए बजट आ गया। बजट आने के बाद विपक्ष क्या कह रहा है, बड़ी चीज है। विपक्ष आज प्रोटेस्ट कर रहा था। अखिलेश यादव संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। रोहित वेमुला एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, वेमुला एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। दूसरी तरफ देखिए जरा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्या हो रहा था, वहां भी प्रदर्शन हो रहा था। अब देखिए जरा इस बजट पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। वैसे सियासतदानों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो सवाल ही उठाएंगे, सवाल ही उठा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ममता बनर्जी। ममता ने बजट को दिशाहीन बताया है। यह बजट महिला विरोधी, जन विरोधी है। यह किसान, शिक्षा, SC, ST, OBC विरोधी है। बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा युवाओं के पास नौकरी नहीं है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज कर दिया गया है। अखिलेश ने कहा इस बजट में ना तो नौकरी दी गई है, ना ही रोजगार के अवसर दिए गए हैं। यह बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता, यह सपने दिखाने वाला बजट है। संजय सिंह ने कहा सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। 12 साल पूरे होने पर 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब दें, और इतने साल बाद भी युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा यह एक प्रगतिशील बजट है, यह अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर फोकस करता है, यह हर नागरिक के लिए बजट है, यह भारत को सशक्त और शक्तिशाली बनाएगा। सुनिए जरा विपक्ष को क्या कह रहा है। दिस फाइनेंशियल बजट of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti। नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। ये बजट गरीब के समझ के बाहर है, ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं। विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है। आज हमारे बजट में कोई अग्रेशन नहीं, कोई विजन नहीं, 100% कंप्लेसेंट बजट, एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक बजट आज निकला है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। इस बजट में किसके लिए क्या है ये वो बता ही नहीं सकी, इवन के चुनावी राज्यों के लिए भी कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से विफल बजट है और कोई बात नहीं, हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी।
हमें 10 साल से आदत पड़ गई इस तरह के बजट की जिसमें जनता के लिए कुछ नहीं होता। गिला करें वो जिन्हें तुमसे कोई उम्मीदें थी, हमें तो खैर तेरा एतबार था भी नहीं। देखिए, बजट तो समझ से परे है, हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है कि बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं। तो देश की जनता है, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, जो युवा है, जो मजदूर हैं, वो आज सुनना चाहते हैं ना कि आज उनको कैसे महंगाई से राहत मिलेगी, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेंगे, तो आज सुनना चाहते हैं। बट यही है, सरकार सिर्फ बोलती है, धरातल पे कुछ नहीं।